जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में। ये जियोमॉर्फोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और नेट जीआरएफ के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसके बारे में बात करते हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में। एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे। इसी के साथ वे एक मौसम विज्ञानी, ध्रुवीय अन्वेषक, खगोल शास्त्री और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इस सिद्धांत के अंदर उन्होंने एक महाद्वीपीय द्रव्यमान का निर्माण किया जिसे उन्होंने पेंजिया कहा था। ठीक है, जिसका अब पेंजिया होती है संपूर्ण पृथ्वी, जिसका अर्थ था संपूर्ण पृथ्वी यानी स्थलखंड भाग। और दूसरा था पैंथलासा, और पैंथलासा का अर्थ होता है संपूर्ण महासागरीय भाग, जो पेंजिया के चारों तरफ फैला हुआ था। यह होता है सारा पानी। इसके बाद उन्होंने लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, जो पेंजिया था वो टूटा दो भाग, उसके उत्तरी भाग को उसने लॉरेशिया तथा दक्षिणी भाग को उसने गोंडवाना लैंड कहा था। इस प्रकार वेगनर ने प्रस्तावित किया था कि महाद्वीप जो हैं वो तैर रहे हैं। ठीक है, सियाल जो है, जो ऊपरी परत है, क्रस्ट है पृथ्वी की, वो सीमा के ऊपर तैर रही है, ये उन्होंने बताया था। और उनकी इसी परिकल्पना के आधार पर आगे चलकर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का ये जो सिद्धांत है आधार बना। इसी के आधार पर प्लेट टेक्टोनिक जैसे महान सिद्धांत का प्रतिपादन हो पाया। अब जैसा कि हम डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, स्थलखंड जिसको वेगनर ने पेंजिया कहा था, और इसके चारों तरफ ब्लू कलर में हम देख सकते हैं पृथ्वी के, वो है पैंथलासा, जो 225 मिलियन ईयर्स एगो है। फिर है इसके बाद सेकंड में लॉरेशिया और गोंडवाना। उत्तरी भाग को उसने कहा था लॉरेशिया और दक्षिणी भाग को उसने कहा था गोंडवाना लैंड। ठीक है, और इन दोनों के बीच में था टेथिस सागर, जो उथला सागर है, जहाँ आज हम वर्तमान में देखते हैं तो हिमालय जैसे वलित पर्वत स्थित हैं, जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशिया प्लेट के मिलने के बाद में बने। अब लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, लॉरेशिया के अंदर उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया, यूरोप और एशिया, ये दोनों। दक्षिणी भाग के अंदर गोंडवाना लैंड में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये भाग सम्मिलित थे। इनका विखंडन हुआ 100 मिलियन ईयर्स एगो, 100 मिलियन ईयर्स एगो। इसके बाद अर्थ टुडे, आज हम जैसे हम अर्थ को देखते हैं तो उसके अंदर 7 महाद्वीप और 4 महासागर वर्तमान में हम देखते हैं। अब इसके बाद देखते हैं महाद्वीपीय विस्थापन के विभिन्न चरण, सिद्धांत के विभिन्न चरण, कौन कौन से चरणों में जो है महाद्वीप टूटे और अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित हुए। पहली अवस्था या पहले चरण के अंदर कार्बोनिफेरस काल के अंदर पेंजिया, जो एक सुपर कॉन्टिनेंट है, एक बड़ा महाद्वीप है, जिससे सारे महाद्वीपों को मिलाकर के बना ही सुपर कॉन्टिनेंट है, और इसके चारों तरफ एक बड़ा सागरीय भाग इसको घेरे हुए है, जो है पैंथलासा। दूसरे चरण के अंदर जुरासिक काल आया।
अब जोरासिक काल में 200 मिलियन ईयर्स एगो सुपर कॉन्टिनेंट जो था पेंजिया, वो विभाजित हो गया, टूट गया और दो खंडों में टूटा। उत्तरी भाग था हमारा लॉरेशिया और दक्षिणी जो भाग है हमारा है वो गोंडवाना लैंड। ठीक है। तीसरे चरण में क्या हुआ, मेसोजोइक युग में इन दोनों के बीच में पानी भर गया। पानी जो उथला सागर बना जो था टेथिस सागर, वो धीरे धीरे और चौड़ा होता गया। चौथे चरण के अंदर 100 मिलियन ईयर्स एगो ये उत्तरी और दक्षिणी जो दोनों लोरेशिया और गोंडवाना लैंड हैं, इनमें से उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका पश्चिम की ओर बहने लगी और इनके पश्चिम की ओर बहने का जो प्रमुख कारण रहा वो था ज्वारीय शक्ति। ज्वारीय शक्ति के कारण ये पश्चिम की ओर इनका प्रभाव होने लगा और इनकी जो तली है वो अटलांटिक जो प्रशांत महासागर से टकराई और इनके पश्चिमी हिस्से में उत्तरी अमेरिका में रॉकी और दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ। पांचवें चरण में है ओरोजेनेटिक चरण, जिसके अंदर पर्वत निर्माण की गतिविधियां हुई। ये पांचवी अवस्था है। इसके अंदर जब अफ्रीका और यूरोप और यूरेशिया दोनों नज़दीक आए तो जैसे ही भारत जो मेडागास्कर के पास था वो शिफ्ट हुआ और वो यूरेशिया से टकराया तो वहाँ पर हिमालय पर्वत श्रृंखला, अफ्रीका और यूरोप के बीच में आल्प्स, एटलस, इस प्रकार की पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। अब महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के साक्ष्य प्रमाण, उससे पहले जो यूरेशिया और अफ्रीका के जो हिस्से हैं ये आए, इसका एक महत्वपूर्ण कारण था ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये क्या है पास पास आए। जैसे यूरेशिया नीचे की तरफ आया, ऊपर आर्कटिक महासागर का निर्माण हुआ। भारत मेडागास्कर से टूट करके ऊपर गया, हिमालय का निर्माण हुआ। ऑस्ट्रेलिया दक्षिण पूर्व की ओर चला गया और इनके बीच में हिंद महासागर का निर्माण हो गया। अंटार्कटिका नीचे चला गया, शिफ्ट हो गया। ठीक है। और उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जैसे ही पश्चिम की ओर गए तो उनके बीच में अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ। अब इसके प्रमाण और साक्ष्य हैं। प्रमाण और साक्ष्य के अंदर देखें तो पहला जो प्रमाण है वेगनर ने दिया था वो था महाद्वीपों का मिलना। यानी वर्तमान में अगर हम इन महाद्वीपों को मिलाकर देखते हैं तो हम पाते हैं कि दक्षिण अमेरिका का ब्राज़ील का तट और अफ्रीका का गिनी का जो तट है, यदि इनको हम मिला देते हैं तो ये पूर्णतः आपस में मिल जाएंगे, जिस प्रकार हम जिग्स एफर्ट में मिलाते हैं। ठीक है। ठीक ऐसा ही मेडागास्कर, अफ्रीका का मेडागास्कर और भारत का पूर्वी तट, भारत का पूर्वी तटीय भाग जो है ये बिल्कुल फिट बैठ जाएगा उसके अंदर। ऑस्ट्रेलिया है वो बंगाल की खाड़ी में फिट बैठ जाएगी। जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, इसके अंदर दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के दोनों तटों को मिलाकर दिखाया गया है। गिनी का तट है और ब्राज़ील का तट है। ऊपर अगर हम देखें तो उत्तरी अमेरिका को यूरोपीय महाद्वीप से मिलाकर दिखाया गया। इसके बाद में है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, भूगर्भीय संरचनाएं। भूगर्भीय संरचना जो हैं वो दोनों जो तट हैं आपस में जो मिलते जुलते हैं उनकी मिलती जुलती है। इससे पता चलता है कि ये जो हिस्से हैं ये समय के साथ धीरे धीरे क्या हो गए थे, कॉन्टिनेंट अलग होते चले गए थे। जैसे अटलांटिक के दोनों तट हैं, अटलांटिक या उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, इनकी संरचनाएं, पहाड़ी संरचनाएं और चट्टानों की संरचनाएं बिल्कुल मेल खाती हैं। ठीक है। उत्तरी अमेरिका के एपलाचियन पहाड़ हैं, दक्षिण
दक्षिण पश्चिमी आयरलैंड के वेल्स और मध्य यूरोप के हर्शियन पहाड़ों से बिल्कुल मिलते जुलते हैं, तट से मिलते हैं और समुद्र पार अपनी प्रवृत्ति जारी रखते हैं। इसी प्रकार अफ्रीका और ब्राज़ील के विपरीत तट जो हैं उनकी संरचनाएं और चट्टानों में भी क्या मिलती है, समानता देखने को मिलती है। जैसे कि डायग्राम में दिखाया भी गया है, अपलीसियंस हैं और यूरोप, उत्तरी अमेरिका का अपलीसियन और यूरोप, ठीक है, हर्शियन की खाड़ी से मिल जाएंगे बिल्कुल। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, इनके तटों की भूगर्भिक संरचनाएं, चट्टानों की संरचनाएं, पहाड़ी संरचनाएं, उनमें समरूपता पाई जाती है। इसके बाद है परमो कार्बोनिफेरस हिमनदी, यानी हिमनदियों के साक्ष्य हैं। वर्तमान में यदि हम देखें ब्राज़ील, फिनलैंड, दक्षिण अफ्रीका और भारतीय प्रायद्वीप के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में देखें तो यहीं पर कहीं पर भी बर्फ़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर बर्फ़ द्वारा निर्मित, हिमनदी के द्वारा निर्मित साक्ष्य भू आकृतियाँ, अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ, उनके साक्ष्य मिल रहे हैं, जिससे ये प्रमाणित होता है कि भूतकाल में पेंजिया का विस्थापन हुआ, महाद्वीपों का विस्थापन हुआ। वैगनर के अनुसार पेंजिया के समय दक्षिणी ध्रुव जो है वो हमारा डरबन के नेटाल के पास था, दक्षिण अफ्रीका में, और उत्तरी ध्रुव जो है वो कहीं पर प्रशांत महासागर में स्थित था। इसके बाद हम देखें जीवाश्मों का वितरण। जीवाश्म यानी ऐसी जलीय प्रजातियाँ, स्थलीय प्रजातियाँ, उनके अंदर भी समरूपता पाई जाती है। जैसे कि मेसोसोरस है, एक मीठे पानी का सरीसृप है। दोनों तटों पर दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिणी पूर्वी अमेरिका में पाया जाता है और इसके साक्ष्य अन्य महाद्वीपों में भी पाए जाते हैं। इसके बाद में है पूरा जलवायु प्रमाण। पूरा जलवायु प्रमाण के अंदर अगर हम देखें तो समशीतोष्ण और ध्रुवीय क्षेत्रों में कोयले का भंडार का पाया जाना, शीत ध्रुव क्षेत्रों में जहाँ पर वनस्पति विहीन है, जैसे कि अंटार्कटिका, वर्तमान में देखते कोई वनस्पति नहीं है, जबकि वहाँ पर कोयला पाया जा रहा है। जबकि कोयले का निर्माण तो वनस्पति के भूमिगत के नीचे दबने, हाई टेम्परेचर और हाई डेंसिटी के कारण होगा, और वर्तमान में वहाँ कोई वनस्पति नहीं है। तो इससे प्रमाणित होता है कि अंटार्कटिका कभी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित था, अफ्रीका के पास था, अफ्रीका से जुड़ा, और वहाँ पर बड़ी मात्रा में वनस्पति थी। इसके बाद में है जैविक साक्ष्य। जैविक साक्ष्य लिमिंगिस भूमि की खोज में क्या है, पश्चिम की ओर प्रवाह करने की प्रवृत्ति है, और ये जो जीव है ये एक स्कैंडिनेवियाई जीव है जो यूरोप से अटलांटिक की ओर प्रवास करता है, और धीरे धीरे प्रवास करते करते लेमेंगी अटलांटिक महासागर में कूदकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देता है। और ये जो चीज़ है ये उसकी जीन्स में पाई जाती है। तो इससे प्रमाणित होता है कि कभी ये यूरोपीय और उत्तरी अमेरिका के तट आपस में मिले थे और ये प्रवास करते थे एक दिशा के अंदर। ये इन जीनों से प्रमाणित होता है। जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, उत्तरी अमेरिका साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये सारे हुए देखो अलग अलग जीव हैं। मेसोसोरस हैं, लेमेंगिस हैं, और ग्लेसोपेट्रिक जो पौधा है उसके साक्ष्य हैं, अंटार्कटिका में पाए जाने वाले साक्ष्य हैं। ये प्रमाणित करते हैं कि कभी ये महाद्वीप आपस में मिले हुए थे। अब है इनके महाद्वीपों बहाव सिद्धांत की आलोचना, कि महाद्वीपों का जो विस्थापन का सिद्धांत है उसकी आलोचना। बहुत से ऐसे विद्वान थे जिन्होंने माना था कि पेंजिया का विस्थापन नहीं है, उस पर लगने वाले पल उनके ऊपर विवाद रहे हैं।
मेजरली जो विद्वानों ने माना है कि सूर्य और चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति इतनी नहीं थी कि पश्चिम की ओर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का प्रभाव हुआ और उनकी तली के रगड़ने से एंडीज और रॉकीज पर्वत का निर्माण हो पाया। इसी के साथ गुरुत्वाकर्षण बल की शक्ति इतनी नहीं थी कि यूरेशिया और अफ्रीका नज़दीक आए और टेथिस महासागर के ऊपर हिमालय का निर्माण हो गया। तो ये सारी चीज़ों पर विवादास्पद रही हैं, इन सभी चीज़ों पर विवाद रही हैं और इनकी आलोचनाएं वैज्ञानिकों ने की। इसके अलावा प्री कार्बोनिफेरस इतिहास ज्ञात नहीं है। पश्चिम की ओर जो प्रभाव हुआ है, उत्तर पश्चिम की ओर, वो क्यों हुआ उसके बारे में भी कोई नहीं। साइमा जो है उसके ऊपर सियाल तैर रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। लिथोस्फीयर और एथनोस्फीयर के ऊपर भी तैर रही हैं। इसके अलावा एक भूभाग में बहाव पैदा करने के लिए आवश्यक घुमाव इतनी तेज गति से होना चाहिए कि यह वायुमंडल और बाकी सब कुछ बाहरी अंतरिक्ष में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से दूर फेंक दे। इतनी गुरुत्वाकर्षण बल की शक्ति थी ही नहीं वास्तव में। विद्वानों का इसके ऊपर भी विवादास्पद रहा कि साइमा द्वारा घर्षण के कारण पहाड़ों, रॉकीज और एंडीज का निर्माण हुआ। इस विषय के बारे में भी विद्वानों ने विरोधाभास प्रकट किया। साथ में महाद्वीपीय चापों, जिगसाफेट और द्वीपीय कटकों के निर्माण की व्याख्या पर भी विद्वानों ने प्रश्न चिन्ह लगाए। अब इसके बाद में देखते हैं निष्कर्ष। 1930 में जब वेगनर की मृत्यु हो गई थी तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के ऊपर विवाद उठने लगे थे, विवादों में घिर गए थे सिद्धांत, और अनेक विद्वानों ने इसकी आलोचना करनी स्टार्ट कर दी थी। लेकिन फिर भी इस सिद्धांत ने कई मूलभूत सिद्धांत जैसे कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत और महासागरीय नितल प्रसरण सिद्धांत, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, इनको आधार प्रदान किया। तो उस नज़रिए से ये सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा।